चलिए क्या कहता है ये पॉइंट। अब थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। देखो पढ़ते समय तो एनालिसिस करनी होगी आपको अच्छे से, और उसके बाद रिटेन करने वाली बात है। अभी आप जो भी पढ़ेंगे मेरे साथ, ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आपको याद करना है कोई भी चीज, राइट। मतलब हम जो भी एंट्रीज और एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे, बस एक नॉर्मल पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक बार ये फिनिश हो जाएगा, जब दोबारा आप पढ़ोगे तब आपको ध्यान रखना है कि याद करने वाली बात इसमें क्या क्या है। मैं अभी स्ट्रेस दे दूंगा, हाईलाइट करवा दूंगा, बट आप अगर अभी सोचोगे कि मुझे ये सब याद कैसे रहेगा और ये सब याद करना है, ये सोच के पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। कितना भी हो, पॉइंट्स तो है हमें पढ़ना। और एग्जाम के लिए मैंने बताया थ्योरी क्वेश्चन एक पूछ सकता है, एक इसका मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक ये दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर सकता है। कोई 20 मार्क्स का सिलेबस इससे नहीं आना है, लेकिन आपके एग्जाम का कोई भी जो क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं वो खराब ना हो। एक क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन मिला, टाइम ऑफ सप्लाई का मिला और एग्जाम्पशन का क्वेश्चन मिला, तो वो पार्ट आपका बनना चाहिए। मेरा बस इतना ही आपसे है, ठीक। सर, सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हम जीएसटी का एग्जाम्पशन कब देंगे? पहला एग्जाम्पशन। सर ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जाम्पशंस हम ये उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि ये सारी सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, और सर्विसेज हैं। अब आप बोलोगे सर यही सर्विस अगर इंटर स्टेट हो तो उसको एग्जम्प्ट कर देना, खाली नोटिफिकेशन नंबर ये वाला कोट मत करना, उसका अलग है, वो मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको। सर दो कंडीशंस अगर मैच कर गई तो आप जीएसटी से सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर देना। एक, जो एंटिटी सर्विस दे रही है वो रजिस्टर्ड हो इनकम टैक्स में 12AA। अब 12AA में कौन एंटिटी रजिस्टर्ड होती हैं? चैरिटेबल एंटिटीज, रिलीजियस एंटिटीज। लेकिन ये पॉइंट रिलीजियन का है ही नहीं, ये सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटीज का है। सर सेक्शन 12AA जो है इनकम टैक्स एक्ट का, इसमें आप चैरिटेबल एक्टिविटी करते हो तो रजिस्टर्ड हो सकते हो, रिलीजियस एक्टिविटी करते हो तो रजिस्टर्ड हो सकते हो। जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं फेमस, जो लोगों को डोनेशन पे इनकम टैक्स का बेनिफिट दिलवाते हैं, वो सब 12AA में रजिस्टर्ड है। लेकिन अब दो कंडीशन क्या है जीएसटी में एग्जम्पशन देने के लिए? आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो प्लस आप चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो, वो वाली जो हमने यहां पर डिफाइन की है। 5 मार्क्स के लिए लिख लीजिए इसको। सर अगर एग्जाम में आपको चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है वो अगर आपको पता नहीं है, जीएसटी वाली चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगी। सर ये 5 मार्क्स जो मैंने अलॉट किए हैं वो इसको याद करने के नहीं है, ये तो 2 लाइन है। सर अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो आपको वर्ड मिलेगा चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है एक इंस्टीट्यूट जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, बस आप एग्जाम्पशन मत देना। लेकिन अगर एग्जाम में ये सब पूछ लिया कि आप एक ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और ये सब एक्टिविटीज कर रही हैं, एक्टिविटीज में ये सब आ गया एग्जाम में, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा दीज एक्टिविटीज आर चैरिटेबल एक्टिविटीज and I am registered under income tax act, hence my services are exempt. डबल कंडीशन टू क्लेम दिस एग्जाम्पशंस। 2 कंडीशन चाहिए, एक आपका रजिस्टर्ड होना, दूसरा आपका नीचे लिखी हुई चैरिटेबल एक्टिविटीज करना। सर इनकम टैक्स की चैरिटेबल एक्टिविटीज का जो डेफिनेशन है इससे ब्रॉडर है, ये हमारे स्कोप को लिमिटेड कर दे रहा है। सर इनकम टैक्स वाली चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये नीचे लिखी हुई जीएसटी वाली चैरिटेबल एक्टिविटीज चाहिए जो ऑलमोस्ट इनकम टैक्स जैसी हैं, लेकिन स्कोप में ये कम है, इनकम टैक्स वाली इससे और ब्रॉडर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हम लोग जब इस चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर आते हैं तो हमें यहां वर्ड मिलता है रिलीजन, ऊपर नहीं मिल रहा था। अब देखो ऊपर यहां पर मिला चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, यहां मिला चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब यहां चैरिटेबल एक्टिविटीज में आए तो हमें ना रिलीजन मिल गया, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो जो आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, अगर आप उसके एडवांसमेंट पे काम करते हो, ठीक है, कोई कथा चल रही है, रिलीजन, ठीक है, आप उसके एडवांसमेंट में काम कर रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एग्जम्पशन देंगे। चैरिटी के अंदर रिलीजन है, ठीक है, यहां पर चैरिटी के अंदर। अब जैसे ये पॉइंट है इनकम टैक्स में नहीं, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, और योगा में योगा है, वहां रिलीजन वर्ड नहीं है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर तो रिलीजन और चैरिटेबल दोनों को रजिस्ट्रेशन मिलता है ना। तो इनकम टैक्स में ही प्रॉब्लम नहीं है, और जीएसटी में चैरिटी के अंदर एक वर्ड डाल दिया, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन,
डन। तो थोड़ा सा ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आप आया कि आप एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हैं सीनियर सिटीजन को जो अर्बन एरिया में रहते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूरल। एग्जाम का क्वेश्चन क्या आया, यू आर रजिस्टर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विसेज टू अ ओल्ड एज पर्सन बट इन अ अर्बन एरिया। तो अर्बन करते ही एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, रूरल होना चाहिए। अब एजुकेशन में भी सारे एजुकेशन नहीं है। बोला सर इसमें तो कॉलेज स्कूल नहीं है। सर ये जो कॉलेज स्कूल वाली पढ़ाई हम और आप करते हैं वो उसका अलग से आगे एक पॉइंट है जिसमें सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जम्प्ट हैं। आप अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो उसका अलग से एग्जम्पशंस है। ये तो पढ़ाई का काम कौन करवा रही है, एक तरह से लोकल लेवल पे। मान लीजिए मैं होमलेस बच्चों को पढ़ाऊं, ट्रेनिंग दो, तो मुझे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्कूल कॉलेज होमलेस बच्चों को पढ़ाए तो एग्जम्पशन मिलेगा, अलग पॉइंट है उसका। या फिर होमलेस बच्चों को कौन पढ़ाए, ऐसी एंटिटी जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। मान लो सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस होमलेस बच्चों को पढ़ा रही है और थोड़ा पैसा उनसे ले रही है, मतलब 100 रुपए की जगह 10 रुपए, तो मुझे कोई जीएसटी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, मैं तो कोचिंग सेंटर हूं। तो सर मैं कोचिंग सेंटर यानी अपनी एक एंटिटी का इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले लूं और फिर मैं इस काम में लग जाऊं जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, सिर्फ यही वाले काम करूं। यानी मेरी एक एक्टिविटी चल रही है आपको पढ़ाने की, उस पर जीएसटी लगेगा। दूसरी एक्टिविटी चल रही है, मेरा एक दूसरा सेंटर है जो इन सबको पढ़ाता है और इनकम टैक्स का मैंने रजिस्ट्रेशन भी ले रखा है, जीएसटी में एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा भी होगा कि कोई एंटिटी है जो एग्जम्पशन वाली सर्विस भी दे रही है और टैक्सेबल वाली भी दे रही है। हाँ होगा ना। मैं सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास रजिस्टर्ड हूं, राइट से मैं रजिस्टर्ड हूं, लेकिन मेरी एक्टिविटी अगर इस लिस्ट में फॉल कर गई तो वो एक्टिविटी को मैं एग्जम्प्ट कर दूंगा, जीएसटी नहीं दूंगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी सभी एक्टिविटीज पर जीएसटी दूं, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट। देखो एग्जम्प्टेड सप्लाई अगर आप डील करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं। इफ यू आर डीलिंग ओनली विद द एग्जम्प्टेड सप्लाई सेक्शन 23 तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ठीक। लेकिन अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई भी करता हूं, एग्जम्प्टेड सप्लाई भी करता हूं और मेरा टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर गया, मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, हाँ ले लिया, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई पे भी जीएसटी दूं। ये पढ़ाई बात हो चुकी है आपके साथ मेरी, डन। चलिए और अगले पेज पे इसके काफी एक्सप्लेनेशन सब हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले पेज पे। पूरे अगले पेज पे इस सब के एग्जांपल्स आधे पेज भरे हुए हैं। अभी फिलहाल इस पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। 2 कंडीशंस हाईलाइट मैंने कर दिया है। सर एग्जाम्पशन तो 2 ही लाइन का है, सिर्फ 2 लाइन का एग्जाम्पशन है जिसमें 2 कंडीशन निकल के आई, तो ये शॉर्ट नोट्स में थोड़ी ना जाएगा। शॉर्ट नोट्स में तो ये 2 लाइन गई। अब चैरिटेबल एक्टिविटीज पर फोकस करना एग्जाम में, ऐसे समझिए कि लिखने के लिए आ जाएगा, ऐसे याद कीजिएगा आप। चैरिटेबल एक्टिविटीज मींस एक्टिविटीज रिलेटेड टू हेल्थ। एक हेल्थ का पॉइंट है, एक रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा का पॉइंट है, एक एजुकेशन का पॉइंट है और एक इन्वायरमेंट का पॉइंट है। कुछ कोडिंग कर लीजिएगा, ई फॉर इन्वायरमेंट, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिलीजन एंड हेल्थ। हेल्थ, रिलीजन, एजुकेशन, इन्वायरमेंट। एच आर ई एन ई, HREE, ठीक। कुछ इसकी कोडिंग अपनी बना लीजिएगा, निमोनिक्स जिसको बोलते हो आप लोग, शॉर्टकट्स याद करने के लिए। 4 कैटेगरी में बटी हुई है चैरिटेबल एक्टिविटी। अगर आप पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, कैसी, केयर एंड काउंसलिंग की, लेकिन उसमें बीमारी कौन सी है, वो टर्मिनली इल पर्सन है जिसकी आप केयर और काउंसलिंग कर रहे हैं, या फिर सेवरल फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है, यानी वो बीमार आदमी भी ना इस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, तभी जाके आपको एग्जम्पशन मिलेगा। एक तो आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, आप हेल्थ की प्रॉब्लम देख रहे हैं लोगों की, लेकिन कौन से लोग, ये इस कैटेगरी में फॉल करने वाले लोग, या फिर वो पर्सन जिसके आप केयर काउंसलिंग कर रहे हैं एज अ चैरिटेबल एंटिटी, एज अ इनकम टैक्स रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी, कौन से पर्सन जो अफेक्टेड है HIV और एड्स जैसे बीमारियों से, और या फिर जो ड्रग्स लेते हैं। आजकल इसकी चर्चा बहुत हो रही है बॉलीवुड में, याद रहेगा ये पॉइंट। अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है ड्रग्स के, नारकोटिक्स के, अल्कोहल के, और उसको काउंसलिंग करना, केयर करने वाली मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हूं, मैं
इस पर्सन की देख रेख करती हूँ कि कैसे वो फ्यूचर में ड्रग्स लेने से बचे, अल्कोहल लेने से बचे। ऐसे समझिए कि रिहैबिलिटेशन कैंप जो हम लोग सुनते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, कि भाई फलना आदमी को ड्रिंक करने की आदत थी, ड्रग्स लेने की आदत थी, वो बैंगलोर में या इस जगह पर इस इंस्टीट्यूट में भर्ती हुआ, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और फाइनली वो ठीक हो गया, उसके ड्रग्स लेने की आदत छूट गई। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम करती हैं। वो संस्थाएं अगर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो और इनके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर से 2-3 लाख 5 लाख रुपए ले रही हो केयर काउंसलिंग का, जीएसटी नहीं लगेगा। और या फिर देखो, यहां तो बीमारों की हम केयर कर रहे हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं, यहां पर हम पब्लिक अवेयरनेस, यानी हम पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं ताकि लोग बीमार न पड़े, ऑफ प्रिवेंटिंग हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। इसमें 2 नए पॉइंट आ गए। प्रिवेंटिंग हेल्थ, यहां एक्चुअली में they were suffering from these things। यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस, मतलब हम ऐसी सोसाइटी हैं जो कैंप लगा लगा के लोगों को बीमारियों से बचाने की मुहिम रखे हुए कि भैया ये काम मत करना, ये बीमारी होगी, ये काम मत करना, ये बीमारी होगी। जैसे कोविड से रिलेटेड ही कैंप लगाना शुरू कर दें, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कैंप लगाना शुरू कर दें, और HIV वाला पॉइंट तो ऊपर था ही यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें नए पॉइंट मिले तो इसको अंडरलाइन कर दो, प्रिवेंटिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। और या फिर आप किस में इन्वॉल्व हैं, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। ठीक है, कोई फंक्शन चल रहा है भगवान के पूजा पाठ का, 5 दिन का, 10 दिन का, मंदिर में कह लो, या फिर कोई रिलीजियस फंक्शन चल रहा है गुरुद्वारे में या फिर मस्जिद में, कहीं भी। रिलीजन का मतलब सिर्फ हिंदू रिलीजन नहीं, किसी भी रिलीजन में जो एक धर्म को एडवांस, धर्म को लोगों को प्रचार प्रसार के लिए हम कोई फंक्शंस करते हैं और वह हम लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं, तो उस पैसे पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग योगा के कैंप लगाते हैं, राइट। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप किस तरीके से अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी साधना में जा सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, संसार से थोड़ा दूर रह के। अगर कोई एंटिटी जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो और इन सब की एडवांसमेंट करने के लिए आपको, यानी आपको योगा कैंप में इनवाइट कर रही है, कोई 8-10 दिन का फेस्टिवल चल रहा है उसमें इनवाइट कर रही है और पैसे चार्ज कर रही है, तो वहां जीएसटी नहीं है। लेकिन अगले पेज पे पढ़ेंगे, इसके बहाने आप ना फिर वो जैसे योगा के बहाने आप अगर आप एरोबिक्स की क्लासेस लगा देंगे, जैसे मेरी इंस्टीट्यूट है जो मॉर्निंग में योगा क्लासेस और इवनिंग में एरोबेटिक्स क्लासेस लगा दे रही हैं, तो फिर ये तो डबल हो गया ना। सिर्फ योगा वाला पोर्शन एग्जम्प्ट होगा। आप योगा के साथ साथ ना दोपहर में आप डांस भी चला दे रहे हैं और इवनिंग में एरोबेटिक्स भी चला दे रहे हैं, अलग अलग फेज आपने लिया हुआ है। भाई मॉर्निंग हम योगा कराते हैं, उसके बाद दोपहर में हमारा फेज चेंज हो जाता है, इवनिंग में फेज चेंज हो जाता है, तो योगा वाला पोर्शन एग्जम्प्ट होगा। हम अब जैसे इसके अंदर बात हुई कि डोनेशन एडवर्टीजमेंट्स के लिए हम आपके योगा कैंप में अपना एडवर्टीजमेंट करवाने का आपको 2-3 लाख 5 लाख रुपए दे रहे हैं, सर वो कॉमर्शियल चीजें फिर क्या होंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। ये चीज अगले पेज पे एक्सप्लेन की हुई है। यहां मैंने बता ही दिया, मैं पढ़ाने के प्रोग्राम्स चला रहा हूं लेकिन 12वीं पास नहीं करवा रहा। मेरे स्टूडेंट्स ये सब कैटेगरी के हैं, अनाथ बच्चे या फिर मेंटली अब्यूज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे, कोई भी हो सकता है, इसमें बच्चे की जरूरत नहीं है। प्रिजनर्स को पढ़ाने का काम, मेरे कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम चलते हैं जेलों में कैदियों के लिए, वहां मुझे गवर्नमेंट से 2-2 लाख रुपए की कमाई होती है। मेरी इंस्टीट्यूट इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और मेरा मेन टारगेट है प्रिजनर्स की एजुकेशन पे मैं काम करती हूँ। एनजीओ चलता है मेरा, ऐसे समझो कि मेरा एक एनजीओ चलता है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड भी है और मैं गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर करके प्रिजनर्स को ट्रेनिंग देने का काम करती हूँ। और जो भी रुपया आएगा 10, 20, 50, 100 लाख रुपए जो भी सालाना आएंगे उस पर कोई जीएसटी नहीं है। सर मैं इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन पे काम करती हूँ। अब इन्वायरमेंट एक ओपन वर्ड है, इसके अंदर वाटर सेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, यानी पेटा जैसी एंटिटी जो जानवरों के बचाने पर काम करते हैं कि भाई स्नेक्स को मत मारो और हाथी को मत मारो और टाइगर्स को मत मारो, किसी भी जानवरों पर। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पे काम करना, वाटर बॉडीज को बचाना, और इन्वायरमेंट में भी आप एयर की बात कर लें, पॉल्यूशन की बात कर लें, किसी से भी रिलेटेड आपकी अगर एनजीओ है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, एनजीओ ही कहेंगे एक तरह से। सर एनजीओ है तो कोई काम हो सकता है फ्री में कर रहे हैं और कोई काम हो सकता है पैसे लेके कर रहे हो। फ्री में करेंगे तब तो ऐसे ही सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप पैसे ले रहे हैं तो हम आपको एग्जम्प्ट कर देंगे।
सर ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजमेंट राइट, अब इस चक्कर में आपने क्या किया, आप तो ये सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब ये सब काम करने के साथ साथ आपने पब्लिक से पैसा ले लिया कि हम आपके बोर्ड का डिस्प्ले कर देंगे, हम आपके ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, ठीक है, तो फिर अगर आप किसी से एडवर्टाइजमेंट चार्जेस डोनेशन लेंगे एडवर्टाइजमेंट को बोल के 2 लाख रुपए दे दो, हम अभी एक योगा कैंप लगा रहे हैं वहां पर आपका बोर्ड डिस्प्ले कर देंगे, नाम डिस्प्ले कर देंगे, आपका नाम हर 1 घंटे में लेंगे कि भाई इस कंपनी का धन्यवाद जो योगा कैंप को 3 लाख रुपया दिया तो आप लोगों को सुविधा ये सब मिली, ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट करवाओगे तो वो एडवर्टाइजमेंट अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होगा, अंडरलाइन नॉट एग्जम्प्ट। सर अगर ट्रस्ट स्कूल कॉलेज चलाता है और इस पॉइंट में कवर नहीं है तो हमारे पास अलग से पॉइंट है, हम वहां जाके एग्जम्प्ट कर देंगे, लेकिन एग्जम्प्ट हो जाता है जनरली। हाँ, हम कोचिंग सेंटर वाले एग्जम्प्ट नहीं होंगे। अब बगल में लिखिए पॉइंट नंबर 57, इस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 57, ध्यान रखिएगा जो नोटिफिकेशन में एंट्री नंबर 1 है वो हमारा एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर नहीं है, ये मेरा सीरियल नंबर है, लिख लीजिए बगल में सर्कल करके, दिस इज नॉट अ एंट्री नंबर ऑफ नोटिफिकेशन, इट इज अ सीरियल नंबर गिवन बाय एसएटीसी। सर ये सर्विसेज हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रही है? तो ध्यान रखिएगा, मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को सर्विस नहीं दे रहा, ये वेरियस सर्विसेज लोगों को दे रही है और इनको जो पैसा मिल रहा है। बोला सर एक तो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो उस पर से जीएसटी लगा दोगे, मन तो कर रहा है जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दें, तो भाई ये सब काम करो, जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब कोचिंग खोल के सीए सीएमए की क्लासेस लगाने लग जाओगे तब तो जीएसटी लगाएंगे ना। इसीलिए तो ये बोल दिया कि भैया कोचिंग खोले हो, चैरिटी कर रहे हो, हाँ तो इन्हीं को पढ़ाओ, सीए सीएमए स्टूडेंट को पढ़ाओगे टैक्स कर देंगे, ये ध्यान रखना है। कहता है एक्टिविटीज ऑफ स्कूल कॉलेज और एन इंस्टीट्यूशंस रन बाय अ ट्रस्ट व्हिच डू नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। मैं स्कूल चलाता हूं, कॉलेज चलाता हूं, लेकिन इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, तो यहां एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अलग से एक पॉइंट है 57 नंबर जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां एग्जाम्पशन जरूर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आधा पेज पढ़ के एग्जाम में चले जाना कि सर आपने तो बोला था स्कूल कॉलेज यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, हमने टैक्स कर दिया। हमेशा याद रखना स्कूल कॉलेज को जो आप फीस देते हैं वो एग्जम्प्ट है, हम कोचिंग सेंटर्स वालों को जो आप पैसा देते हैं उस पर जीएसटी है, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। सर हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विसेज ट्रस्ट ने स्टार्ट कर दिया। ट्रस्ट के बगल में एक स्कूल था, स्कूल में बच्चों को रहने के लिए दिक्कत हो रही थी, एक ट्रस्ट ने फटाफट एक बिल्डिंग बना दी, 100 कमरे बना दिए और बच्चों को किराए पर लगा दिया। जी बोला हम होटल हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हैं और सस्ते में दे रहे हैं बच्चों को। सर एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा? आपके यहां पर कहीं भी नहीं वर्ड है हॉस्टल, ये हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट है। यहां पर इन सब के एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपने कोई जगह की सुविधा दिल दे दी है इंसिडेंटल तो चलेगा, लेकिन आप तो ऑल टुगेदर एक नई सर्विस में चले गए, हम इसे चैरिटेबल नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अब मैंने क्या बोला, होटल हॉस्टल मैंने बना दिया है, अब मैं बच्चों से बहुत कम रुपए लेता हूं, तो हमारे पास एक नीचे पॉइंट है 1000 रुपए से कम के कमरे हो पर मंथ के, पर डे के, होटल में आएगा वो। हाँ एक और पॉइंट है हमारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग, हम उसमें चले जाएंगे। लेकिन सर अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे एक हॉस्टल चलाओगे विथ मेस वगैरह सब की फैसिलिटी के साथ तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर तो वो सुविधा हमेशा टैक्सेबल होगी, वो ना तो होटल है पर डे वाली और ना अगले पॉइंट में आएगी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हमने घर किराए पर दिया है तो एग्जम्प्ट। घर किराए पर देने का मतलब क्या है, हम और आप जो किराए के मकान में रहते हैं, हॉस्टल चलाना पीजी चलाना ये तो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई, हम इसे चैरिटी का ठप्पा लगा के एग्जम्प्ट नहीं कर सकते। सर अगर होटल की सर्विसेज दे रहा है ट्रस्ट तो ऊपर के पॉइंट में कवर नहीं होगा, लेकिन अगले पेज पर पॉइंट है जिसमें कहा हुआ है कि होटल का कमरे का किराया अगर 1000 रुपए तक हो तो हम एग्जम्प्ट कर देंगे। ये बिलो में अमेंडमेंट आ गई है, अप टू कर देना, बिलो और इक्वल टू कर दो, बिलो और इक्वल टू। अगले पेज पे मैंने कर दिया है जो मेन इसका एग्जाम्पशन सर्विसेज वहां किया हुआ है, मैंने यहां करेक्शन में लिख लिया है, ठीक है। बिलो और इक्वल टू 1000 रुपीज का अगर आप होटल चला रहे हैं पर डे का चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के नाम पे तो ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अगले पेज पर पॉइंट नंबर आपका कौन सा है, पॉइंट नंबर 5 में हम एग्जाम्पशन दे देंगे।
यहां पे लिखिए पॉइंट नंबर 5 नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 5 नेक्स्ट पेज, डन। और यहां पर आपने क्या लिखा, बिलो और इक्वल टू 1000 रुपए तक, पहले था आज से 1 साल पहले था बिलो 1000, अब आ गया 1000 रुपए तक, यानी कमरे का किराया 1000 रुपए और उससे कम हो तो हम एग्जम्पशन देंगे। ऊपर वाले पॉइंट में चैरिटेबल बोल के नहीं देंगे, अगले पॉइंट में जनरली होटल वालों का 1000 रुपए पर डे वाला कमरा पे जीएसटी नहीं है। मेरे सर मेरे होटल में 2 तरह के कमरे हैं, एक 1500 रुपया वाला और एक 700 रुपया वाला, तो 700 वाला एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1500 वाला टैक्सेबल हो जाएगा। बोला सर 1500 वाले को 50% डिस्काउंट पे दे दें तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ड है वैल्यू, अंडरलाइन वैल्यू वर्ड है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद कितना पैसा लिए हो उसको हम कंपेयर करेंगे। बोला सर 1200 रुपए हो तो टैक्सेबल, बोला कितना 200, नहीं, एक बार लिमिट क्रॉस किए पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, आगे लिखा दूंगा। सर अगर आप रिलीजियस यात्रा और पिलग्रिमेज मतलब यात्रा करवाओगे आप, तो यात्रा ऊपर वाले पॉइंट में कवर नहीं है, इसके अंदर रिलीजियस यात्रा नहीं आएगा, लिख लीजिए नॉट कवरिंग रिलीजियस यात्रा। सर यात्रा के लिए हमारे पास अगले पेज पर पॉइंट है, हम उसका बेनिफिट देंगे। सिर्फ 2 जगह है, एक हज यात्रा और एक आपका ये क्या कहते हैं कुमाऊं मंडल का एक यात्रा है, वो 2 चीज खाली एग्जम्प्ट है, एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और एक हिंदू कम्युनिटी के लिए, 2 यात्रा एग्जम्प्ट है, बाकी सारे यात्राओं के जो पैसे इकट्ठे करती हैं कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। चलिए सर, रिलीजियस यात्रा और पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट एग्जम्प्ट। हाँ, अगले पॉइंट पर जो अगले पेज पर पॉइंट नंबर 4 है वहां हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं, अगर वहां कवर हो जाए तो। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आप देने लग गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, यात्रा लोगों को करवा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन एक बस निकाल दी आपने, आप एक रिलीजियस ट्रस्ट हो, आप रिलीजियस ट्रस्ट हो, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा कराओ, आपने लोगों ने एक बस की सर्विस चालू कर दी, चलो क्राउड को लेके कहा हरिद्वार, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करोगे तो हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो गई जो आप करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने प्रॉपर सर्कुलर इशू करके ये सब एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान रखना। मैं अपने मन से यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं बना रहा, बहुत सारी बुक, राइटर्स की बुक, उन सब में ये एग्जाम्पल मिलेंगे, ये एग्जाम्पल हमारे हैं ही नहीं, गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू कर करके ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। जी पॉइंट, फी और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी अदर फॉर्म्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलीजियस योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम और कैंप मिंट फॉर एडवांसमेंट एग्जम्प्ट होगा। सर कैंप हो तो भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे, लेकिन आप ना मतलब आप यात्रा करवाओगे तो यात्रा का ये पॉइंट नहीं है, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में इन्वॉल्व हो जाओगे तो ये इसका पॉइंट नहीं है। बोला सर कभी कभी ना रिलीजियस प्रोग्राम जो चलता है 5 days 4 nights का चलता है, थोड़ी दूर में चलता है, तो वहां लोग बाहर से रहने के लिए भी आते हैं और उसका भी रुपया देते हैं। सर इफ इट इज इंसिडेंटल टू द एडवांसमेंट ऑफ, तो हम कैंप का जो चार्जेस आप लेंगे रहने का खाने पीने का, तो हम उसको भी एग्जम्प्ट कर देंगे, लेकिन आप रहने खाने पीने की ही सिर्फ व्यवस्था कर रहे हैं। मेला कुंभ का लगा था और वहां पर आपने अपना शिविर लगा दिया और लोगों को रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तब हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। मेरा खुद का जैसे बाबा रामदेव योगा कैंप लगा रहे हैं और उसमें बाहर से लोग आते हैं, रहते हैं, खाते हैं और 10 दिन 15 दिन का योगा कैंप अटेंड करते हैं, हम इस पूरे को एक बंडल मान के एग्जम्प्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जी पॉइंट मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, ध्यान रखिएगा। जी पॉइंट 2-3 मार्क्स के लिए अलग से कभी भी इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकती है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और कैंप, residential program or camps where the fee charged includes cost of lodging and boarding shall also be exempt as long as the primary and predominant activity, objective and purpose of such program is advancement of religion, spirituality और योगा। मैंने क्या कहा, मैं योगा सिखा रहा हूं अगले 15 दिन के लिए, बाहर के लोग भी आ सकते हैं, उनके लिए रहने खाने की पीने की व्यवस्था है, उनको 2000 और जो लोकल वाले लोग हैं उनको मात्र 500 रुपए देने, 15 दिन तक आपको योगा सिखाया जाएगा, पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट कर देना। मैंने यहां भी कहा था कि आप इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करा रहे हैं हॉस्टल में, मेन पर्पस मेरा इनको पढ़ाना है और उसका पार्ट है कि कुछ लोगों को हमने हॉस्टल दिया है तो चलेगा, सिर्फ हॉस्टल चलाएंगे तो दिक्कत है।
सिर्फ हॉस्टल चलाएंगे तो दिक्कत है, फिर वहां पर हमें, अच्छा हॉस्टल में तो दिक्कत है ही, होटल की फैसिलिटी में तो 1000 रुपए तक हम एग्जामिशन दे भी सकते हैं। एच पॉइंट, सर आप कोई एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, योगा, स्पिरिचुअलिटी नहीं करा रहे हैं। मैंने क्या कहा, सिर्फ हम कैंप लगा रहे हैं जहां पर बाहर से लोग जो आ रहे हैं, जैसे हमें पता है कि हरिद्वार में से इस महीने में हरिद्वार में काफी भीड़ होती है, और हमने अपना एक कैंप लगा दिया जहां 200-300 आदमी कभी भी एनी टाइम रुक सकते हैं। आप सिर्फ वो कैंप लगा रहे हैं, तब हम एग्जामिशन नहीं देंगे। सर आप योगा क्लासेस की जगह फिटनेस क्लासेस लगा दिए, एरोबिक्स लगा दिए, डांस म्यूजिक लगा दिए, हम उसका एग्जामिशन यहां नहीं देंगे। और किसी एंट्री में मिलता है तो मिल जाए, यहां नहीं देंगे, चैरिटेबल में नहीं देंगे। However, if the charitable or religious trust merely or primarily providing accommodation and serve food and drinks against consideration in any form including donation, such activity is taxable. हमारा काम था दूर से जो लोग आ रहे हैं किसी मंदिर मस्जिद में दर्शन वर्शन करने के लिए, बहुत फेमस है वो जगह और बहुत क्राउड इकट्ठा होती है और होटल बड़े बड़े महंगे हैं, ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, तो हमने भी ना एकोमोडेशन की व्यवस्था कर दी, कैंप की व्यवस्था कर दी। एग्जामिशन चैरिटेबल बोल के तो नहीं मिलेगा, 1000 रुपए पर डे वाली लिमिट में आ जाओ तो बहुत अच्छा। आप योगा के अलावा फिटनेस कैंप, क्लासेस फॉर एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक ये सब लगा रहे हैं तो हम यहां एग्जामिशन नहीं देंगे। ठीक, आगे हमारा डांस म्यूजिक क्लास है, पॉइंट एग्जाम्प्ट हम कर सकते हैं, बगल में लिखिए सब्जेक्ट टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में फॉलो करोगे एग्जामिशन दे देंगे, हम 2 में नहीं देंगे। ये बोलना चाह रहा है विल बी टैक्सेबल, विल नॉट बी एग्जाम्प्ट हियर लिख दो, ऐसे करो, यहां पर लिख दो विल नॉट बी एग्जाम्प्ट हियर, बाकी और कहीं एग्जाम्प्ट हो रहा है तो ले लेंगे। विल नॉट बी एग्जाम्प्ट हियर। एक्चुअली अगले पेज पे लिखा हुआ है कि अगर मैं डांस ट्रेनिंग स्कूल खोल दूं तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बोल के। अगर मैं फिटनेस क्लासेस एक हॉबी बोल के चलाऊं, डांस क्लासेस, फिटनेस क्लासेस, ठीक है, हॉबी बोल के, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बोल के, तो अगले पेज पर मैं एग्जाम्प्ट हो जाऊंगा, तो उसका पॉइंट अलग है। बट हाँ, यहां मैं आपके एरोबिक्स और डांस और म्यूजिक क्लास को चैरिटेबल एक्टिविटी बोल के एग्जाम्शन तो नहीं दूंगा। यहां टैक्सेबल कहने का मतलब है कि हम इस पॉइंट जो आप अभी तक पढ़ रहे थे इसमें एग्जाम्शन नहीं देंगे, ऐसे समझिए। सर एक पॉइंट ऊपर ही लिख लीजिए यहां पे कि हम चैरिटेबल एंटिटी को सर्विस नहीं दे रहे, चैरिटेबल एंटिटीज हमें सर्विस दे रही है, तो एक पॉइंट ऊपर लिखिए। पेज नंबर 3 पे टॉप पे आ जाइए, 2 लाइन लिखाऊंगा, आ जाएगा वहां पे, नहीं तो आप कॉपी पे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए। पेज नंबर 4 पे लिखना चाहते हैं, टॉप पे लिख लीजिए, 2 लाइन लिखाऊंगा, स्पेस अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। अगर कहीं एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट कर देंगे, अगर कहीं आगे एग्जाम्शन नहीं है और हम सर्विसेज और गुड्स सप्लाई कर रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ऑल गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टू है, टू बाय नहीं है, सप्लाइड टू, और हम जो भी एंट्री पढ़ रहे थे वो बाय में था, बाय है यहां पे, ठीक, सप्लाइड टू चैरिटेबल और religious trust are leviable or liable to GST। हम यहां पर बाय वाली सर्विसेज एग्जम्प्ट कर रहे हैं। हम ट्रस्ट को, जैसे मैं ट्रस्ट की ऑडिट करता हूं तो क्या ऑडिट फी पर जीएसटी नहीं लगेगा? लगेगा। लाइक एग्जाम्पल, GST is applicable on audit fee
चार्ज्ड बाय अ सीए, मैं सीए ट्रस्ट की ऑडिट करता हूं बुक्स की, क्या वहां पे मैं जब अपनी फीस पर जीएसटी का बिल रेज करूंगा तो जीएसटी लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑडिट फी चार्ज बाय अ सीए फ्रॉम ट्रस्ट। ये एग्जांपल हो गया। ठीक, लिखिए इसे। चेंज कर रहा हूं मैं। सर ये स्कोप लिमिटेड है, यहां पर लिखिए चैरिटेबल एक्टिविटीज डिफाइंड बिलो, मतलब एज पर डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में फॉल करने चाहिए तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा, यहां प्रीमाइसेस की जगह सर कभी कभी ना रिलीजियस और योगा, मान लीजिए हमारी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और योगा के कैंप में हम बुक बंटवा रहे हैं। मान लीजिए बाबा रामदेव का योगा कैंप है और उसमें 2 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं और वहां जो बुकलेट बट रही है उसमें मेरी कोचिंग का ऐड चल रहा है कि भाई आपके परिवार में कोई बच्चे सीए सीएमए कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पढ़ने भेजे। दिल्ली की सर्वोच्च उच्चतम उच्च क्वालिटी की और उच्च कोटि की कोचिंग व्यवस्था है हमारे यहाँ। ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट का पैसा अगर हम दे रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और क्या है सर? और मेनली तो एडवर्टाइजमेंट से ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगले पेज पे एक नोट भी दे रखा है। आते हैं नई एंट्री में। सर ये भी रिलीजियस, इसमें चैरिटी नहीं, रिलीजियस पॉइंट ज्यादा है इसमें। सर्विस बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। अब रिलीजियस सेरेमनी में सारे रिलीजन्स आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि ओनली हिंदू। और सेरेमनी बर्थ की भी हो सकती है, मैरिज की भी हो सकती है और डेथ की भी हो सकती है, राइट? तो अगर कोई पर्सन रिलीजियस सेरेमनी करवाने का आपसे पैसा चार्ज कर रहा है, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग पंडित भी, एक पंडित 1 लाख 2 लाख 50,000, जैसे मैं आपसे पढ़ाने का पैसा लेता हूं, एक पंडित है जो रिलीजियस सेरेमनी करवाता है, कभी किसी के यहाँ बर्थ से रिलेटेड, किसी के यहाँ मैरिज से रिलेटेड, किसी के यहाँ डेथ से रिलेटेड, और ऐसा करते करते वो 30, 35, 40 लाख 50 लाख रुपया सालाना कमाता है। जीएसटी में सर्विस उसकी एग्जम्प्ट है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन यहाँ पे कोई बॉडी भी हो सकती है। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? उसने रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कराने का रुपया चार्ज किया, जीएसटी से एग्जम्प्ट कर देना। सर कभी कभी हम रिलीजियस प्लेस किराए पर देते हैं। जो रिलीजियस एक जगह है, जैसे एक मंदिर है, मंदिर का कैंपस होगा, गुरुद्वारे का कैंपस होगा, मस्जिद का कैंपस होगा, उसमें कुछ दुकानें होंगी जो हम किराए पर देते होंगे, एक हॉल होगा जो हम फंक्शंस के लिए किराए पर दे देते हैं, रूम भी होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर का बहुत बड़ा कैंपस है और उसमें हमने 10-20 दुकानें भी किराए पर लगा रखी हैं। और अगर आसपास समाज के लोगों के घर में शादी में अगर उन्हें कोई विवाह भवन नहीं मिल रहा है तो हम मंदिर वाले ही विवाह भवन देते हैं, बुकिंग पर्ची फटती है हमारे यहाँ, ठीक है? विवाह की पर्ची फटती है हमारे यहाँ। आप दुकान किराए पर ले सकते हैं, आप कमरे किराए पर ले सकते हैं, एग्जम्पशन मिलेगा लेकिन अमाउंट की लिमिट होनी चाहिए। एग्जम्पशन मिलेगा लेकिन अमाउंट की लिमिट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। सर्विस बाय पर्सन बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, ये तो एग्जाम्प्ट है ही है, चाहे इसमें कोई भी रिलीजन कवर कर सकते हैं। आप यहां लिख लीजिए अंडरलाइन करके, बर्थ कॉमा मैरिज कॉमा डेथ। रिलीजियस सेरेमनी कोई भी हो सकती है, बर्थ कॉमा मैरिज कॉमा डेथ। अब एक मजेदार पॉइंट यहां पे है समझने का कि मैं रिलीजियस प्लेस का एरिया रेंट पर दे रहा हूं। प्रेसिडेंट्स का मतलब है 2 किलोमीटर दूर का कोई एरिया नहीं। अगर हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो मंदिर के कैंपस में कोई ऐसी जगह है जो हम रेंट पर दे रहे हैं। गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, चर्च की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट्स का मतलब है विद इन अ बाउंड्री, विद इन द सेम मैनेजमेंट। एक मंदिर है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, उस मंदिर के कैंपस के अंदर ही दुकानें हैं, हॉल है, कमरे हैं जो किराए पर वो देते हैं। जनरल पब्लिक, अंडरलाइन, सभी के लिए वो मिल रहा हो, सिर्फ उसी धर्म के लिए नहीं, फॉर जनरल पब्लिक। कोई आए ना रहने वो अलग बात है, लेकिन इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। कहता है
अगर मैं रिलीजियस प्लेस के एरिया को रेंट पर दूं जनरल पब्लिक के लिए जो मेरे थ्रू ओन्ड और मैनेज्ड है, तो भी एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अब मैं कौन हूं? अब पॉइंट है कि अब मैं कौन हूं जो रेंटिंग का काम कर रहा हूं। सर क्या तो मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूं रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हूं। बट ध्यान रखिएगा, आप बोलते हैं सर आप चैरिटेबल है, अभी तो ऊपर मना कर दिए थे। चैरिटेबल ट्रस्ट क्या रिलीजियस प्लेस मेंटेन कर रहा है? वहां का एरिया रेंट पर दे रहा हूं मैं। तो चैरिटेबल वर्ड है यहां पर, लेकिन आपको चैरिटेबल और रिलीजियस साथ पढ़ना होगा, और हम किराए पर रिलीजियस प्लेस का जगह दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई ना कोई धर्म मंदिर वहां पर होना चाहिए, ऐसे समझिए। या फिर मैं इस सेक्शन में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हूं, लेकिन फिर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो, रिलीजियस प्लेस मेंटेन करना और वहां के जगह को रेंट पर देना। और या फिर मैं इस सेक्शन में रजिस्टर्ड बॉडी और अथॉरिटी हूं। तो आपको एग्जाम के लिए ये एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। 1023 BBA 1023C, ये तो पिछले वाले एंट्री से याद ही है हमें। If I am a registered institute providing religious place like मैरिज हॉल, रिलीजियस प्लेस के अंदर है, एक मैं मेंटेन कर रहा हूं रिलीजियस प्लेस, वहां पर कुछ कमरे हैं जिसको मैंने किराए पर दिया है, कुछ दुकानें हैं जिसको किराए पर दी है, हॉल है शादी के जिसको मैंने किराए पर दिया है, एग्जम्पशन मिलेगा। कंडीशन क्या है? एक तो मैं यहां यहां या यहां किसी एक जगह रजिस्टर्ड हूं, और किराया इनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहता है 1000 रुपए और मोर का पर डे का किराया हो, यहां पर 1000 रुपया टच करते ही एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नथिंग कंटेंट इन द एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्पशन। मतलब अगर आपने रूम रेंट 1000 से बिलो लिया, यहां बिलो 1000 लेना जरूरी है, बिलो 1000। यहां पर इक्वल टू वाला वर्ड नहीं आया है। सर क्या कहता है, 1000 और मोर हुआ तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। यानी आपका रेंटिंग ऑफ रूम्स क्या होना चाहिए, पर डे 1000 रुपए से कम होना चाहिए। रिलीजियस प्लेस वाला जगह आप रेंट पे दे रहे हैं, कोई नॉर्मल होटल के रूम की बात नहीं हो रही। नॉर्मल होटल के रूम तो अगले पेज पे जाएगा, वहां 1000 रुपए तक का एग्जम्पशन है। रिलीजियस प्लेस वही मंदिर का पूरा एरिया एग्जाम्पल में लेना पड़ेगा, वहां का हॉल, वहां का रहने का कमरा और वहां की दुकानें। तो रहने का जो कमरा है उसका रेंट 1000 रुपए से कम हुआ तो एग्जाम्प्ट। जो कम्युनिटी हॉल है उसका किराया पर डे का 10,000 से कम होना चाहिए। एग्जैक्ट 10,000 पे टैक्सेबल हो जाएगा, लिख लीजिए, नहीं तो यहां पे ब्रैकेट में एग्जैक्ट 1000 टैक्सेबल, एग्जैक्ट 10,000 टैक्सेबल। अच्छा पर डे है, पर डे है, लेकिन दुकान के लिए पर मंथ है, ये भी आप बॉक्स में डाल दीजिए। सर मैंने एक मंदिर के एरिया में दुकान किराए पर ली है, किराया 8000 रुपए है, एग्जम्प्ट। किराया 12,000 रुपए पर मंथ है, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा 12,000, माइनस नहीं करना, लिख लीजिए। if shop rent is 12,000, the whole 12,000 is taxable, not 2,000। लिमिट क्रॉस करते ही पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। अभी से लेकर आखिरी पेज तक, आखिरी पेज तक ध्यान रखना। लिखिए नीचे, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस मीन्स, अच्छा ये भी लिख लीजिएगा जो मैंने ऊपर लिखाया था, प्रेसिंक्ट्स का मतलब होता है कनेक्टेड विद इन द सेम बाउंड्री, कोई 2 किलोमीटर दूर की जगह रेंट पर नहीं देना है। और सिर्फ इसी लाइन को पढ़ के एग्जाम में नहीं जाना है, ये मैनेज ये लोग कर रहे हो और रेंट इन सब से कम हो तभी। बॉक्स में डालिए रूम, बॉक्स में डालिए प्रीमाइसेस, बॉक्स में डालिए दुकान। ये दुकान है, ये शादी वाला हॉल है या ओपन एरिया, और या फिर ये रूम्स हैं जो हम लोग पर डे की बात करेंगे। दुकान पे खाली पर मंथ है, बाकी में पर डे। ऐसे भी शादी हो रही हो, कमरे किराए पर लेने हो तो पर डे ही तो लेते हैं, शादी का हॉल भी तो 1-2 दिन तक ही लेते हैं। तो वैसे याद रखना, दुकान तो महीने महीने चलती है, शादी का हॉल और रूम का किराया तो पर डे का ही चलता है, ऐसे याद रखना। रिलीजियस प्लेस मीन्स अ प्लेस which is
primarily meant for conduct of prayers or worship pertaining to a religion, मेडिटेशन भी आ जाएगा। श्री श्री रविशंकर जी महाराज आर्ट ऑफ लिविंग और स्पिरिचुअलिटी, तो ओशो पुणे वाले वो भी आ जाएंगे। रिलीजन, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो उनमें मेडिटेशन का बहुत प्रचार प्रसार होता है और उनकी बहुत बड़ी बड़ी जगह, बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं जहां पर 500 हजार लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद बैंगलोर गया हुआ हूं, श्री श्री रविशंकर जी महाराज के जो पूरा वहां किला है उनका, बैंगलोर से 20 किलोमीटर दूर, वहां गया हुआ हूं मैं ड्यूरिंग माय सीए एजुकेशन। सीए की पढ़ाई के दौरान मुझे एक बार मौका मिला था चेन्नई एंड बैंगलोर घूमने का, और उस समय मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ क्लासेस भी ले रखी थी, 7 डेज कोर्स वगैरह सब। तो आई वॉज मोटिवेटेड टुवर्ड्स आर्ट ऑफ लिविंग। थोड़ा क्लोज होने जा रहा था मैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज की तरफ, बस बच गया और सीए बन गया। ऐसे समझिए, बच गया और सीए बन गया। ज्यादा क्लोज होता तो सब छोड़ छाड़ के भक्ति में लग जाता। फिर आप मुझे किसी चैनल वैनल पे देख रहे होते, आस्था वास्था टाइप के चैनल वैनल पे, कि मैं भजन करवा रहा हूं और बड़ा अच्छा बोल रहा हूं मैं कृष्ण के बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इतना क्लोज था कि मैं बैंगलोर जब घूमने गया तो मैं उनका जो मेन शिविर है वहां से 20 किलोमीटर दूर, पूरा एक पहाड़ ही है एक तरह से, समझो 10-20 गांव आ जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा एरिया उनको मिला हुआ है। अब वो कैसे मिला है भगवान जाने। हालांकि उनका दे आर वेरी पावरफुल पर्सन्स और अप्रोच उनके गवर्नमेंट में बहुत सॉलिड है। यहाँ भी यमुना बैंक में उन्होंने काफी लंबा चौड़ा 5-10 लाख लोगों का एक आज से 3-4 साल पहले फंक्शन करवाया था, तो बहुत बात हुई थी कि एनजीटी ने कैसे क्लियरेंस दे दी इतने बड़े प्रोग्राम की यमुना तट पे, लेकिन हुआ था वो प्रोग्राम। एनीवे, पॉलिटिक्स में क्या जाना। आइए, तो ये रिलीजियस पर्पस है। मैं ऑलमोस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं हर चीज डिटेल्ड में। खाली ध्यान रखिएगा, अगर कोई ये लोग डोनेशन वोनेशन लेने का काम करके बोर्ड लटकाने का काम करेंगे तो फिर दिक्कत है। चलिए सर, क्वेश्चन तो बनेंगे। अब हमारे क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड हमारे बन जाएंगे, खाली लिमिट याद रखना। सर, मैं रेंटिंग को पूरा एग्जम्प्ट नहीं कर रहा, अगर रेंट इस लिमिट के अंदर होगा तो मैं एग्जम्प्ट करूंगा, और अगर टच कर दे 10 को, इस 10 को और इस 1000 को, तो मैं टैक्सेबल कर दूंगा, पूरा अमाउंट टैक्स होगा। अच्छा सर, कभी कभी ना हम लोग बाहर घूमने जाते हैं मंदिरों में, तो वहां एक है ना, मंदिरों के कमरे के ऊपर में ना लिखा होता है कि हम इन भाई साहब का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनके पैसे से एक कमरा बना है। सर, दैट इज नॉट एडवर्टीजमेंट। सर, किसी मंदिर में कोई फंक्शन चल रहा है और उस फंक्शन पे मैं अपने कोचिंग का बोर्ड लगवा दूं कि दिस फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लासेस, प्रभु की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और मैं आज के हमारे अतिथि सूरज अग्रवाल सर से बहुत धन्यवाद तहे दिल से कहना चाहूंगा कि उनकी व्यवस्था में आज सब कुछ हो रहा है करके अनाउंसमेंट हो रही है हर 2 घंटे में। पूरे दिन भर मेरी अनाउंसमेंट चलेगी आज। भक्तगण में से कोई ना कोई भक्त का बच्चा सीए में कर रहा होगा तो कम से कम आएगा तो मेरे पास। तो ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई डोनेशन देने के बाद तो फिर वो टैक्सेबल होगी। अच्छा, मैंने दान पेटी में डोनेशन दे दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा तो चलेगा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। प्लस मैंने कमरा बनवाने के लिए दान दिया
और कमरा बनने के बाद उन्होंने मेरे नाम का थैंक यू का बोर्ड लगा दिया, तो उसको हम कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते। वो तो एक तरह से थैंक्स गिविंग है कि भाई हमारी डोनेशन से एक चीज बनी है, वो थैंक्स गिविंग के लिए हमारा बोर्ड, वो तो हर ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट में चलता है, डोनेशन के लिए थैंक्स गिविंग देना, कि हम इस महीने में इन इन लोगों का थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इतना 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 चंदा दिया। वो एक ट्रांसपेरेंसी है, मोटिवेशन है दूसरों के लिए। हम उसका एडवर्टाइजमेंट बोल के टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर कहीं पे मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है 2 लाख का डोनेशन बोल के, कि इनके डोनेशन से एक कमरा बना है और इनके डोनेशन से ये कम्युनिटी हॉल बना है, यही कम्युनिटी हॉल लोगों के डोनेशन से बना है, जिसके फंक्शंस 8,000 रुपए पर डे पे जा रहे हैं। सर रिलीजियस प्लेस को भी तो पता है कि जीएसटी लग जाएगा अगर कमरे का किराया 10,000 से ज्यादा होगा, तो इन्होंने जानबूझकर कमरे का किराया 8,000 7,000 रखा है। शादी के लिए हॉल मिलेगा 8,000 में, जीएसटी नहीं। अच्छा, हॉल में जब गए आप लोग ना, तो हॉल में एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ था कि ये हॉल के बनाने में श्री सूरज अग्रवाल सर को भी धन्यवाद, उनका 5 लाख का कंट्रीब्यूशन है। सर वो मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। आप जानते हैं सूरज सर को, वहां आपने नाम देख के पहचान लिया और फिर मुझे फोन करके कहा कि सर आपने भी यहीं पे डोनेशन दे रखा है, आप ही का नाम यहाँ पे लगा हुआ था, आपने फोटो क्लिक करके भेजा, तो अच्छी बात है। मैं कहूंगा हाँ मैं ही था, मैं बताना नहीं चाहता था, अब तुम्हें पता लग गया तो मैं क्या करूं, लेकिन इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कहेंगे। एडवर्टाइजमेंट तो है कि प्रॉपर वहां पर बोर्ड लगा हुआ है उस हॉल के अंदर, जितने दिन आपका फंक्शन है उतने दिन मेरा बोर्ड है। क्लासेस लेने के लिए दिल्ली की सर्वोच्च इंस्टीट्यूट से ये सूरज अग्रवाल सर की टैक्स क्लासेस को ज्वाइन करें, ऐसा कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए। तो वही यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है। एडवर्टीजमेंट यानी मैं डोनेशन देके एडवर्टीजमेंट की उम्मीद कर रहा हूं तो टैक्सेबिलिटी आएगी। मैंने 1 वे डोनेशन दिया, कुछ उम्मीद में नहीं मांगा, तो फिर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3-4 मार्क्स के लिए। प्रैक्टिकल वर्ड, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हम लोग अगले पेज पे आ चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को केस स्टडी फॉर्म में एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बैंक में भी और आगे भी आएगा, डोंट वरी। हमारे पास इस पॉइंट पे क्वेश्चन है। और ऐसे भी सप्लाई चैप्टर में आप जानते हैं कंसिडरेशन और एक्टिविटी दोनों होनी चाहिए। सिर्फ कंसिडरेशन यानी सिर्फ डोनेशन से टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। सप्लाई चैप्टर में क्वेश्चन भी किया हुआ है हमने इस पे। एक्टिविटी अदर देन कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी और रेंटिंग ऑफ प्रेसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस विल बी टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर और इन द नेम ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। रिलीजियस एक्टिविटी के अलावा अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं लाइक एडवर्टीजमेंट, donation is received with the specific instruction, mutual understanding between the donor and receiver that the religious place will host an advertisement promoting the business of the donor. Such donation will be taxable, not exempt. सर ये तो एडवर्टीजमेंट का काम हो गया ना, आप इसमें मेरे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमने आपको एक कमरा बनाने के लिए डोनेशन दिया, कमरे के ऊपर आपने मेरा थैंक्स गिविंग का बोर्ड लगा दिया, वहां जीएसटी नहीं है। आपने मेरे डोनेशन को रिकॉग्नाइज किया है बोर्ड पे, बस उस पर जीएसटी नहीं है, दैट इज नॉट एडवर्टीजमेंट। बट आप मेरे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करोगे तो होगा। हाउएवर इफ डोनेशन इज रिसीव्ड विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन और विदाउट अ क्वाड प्रो क्यो समथिंग फॉर समथिंग, तुम मुझे डोनेशन दो मैं तुम्हें ये दूंगा, ऐसा कोई डील नहीं हुआ। हमने सिर्फ डोनेशन दिया, बदले में कोई इच्छा नहीं रखी है, ठीक, तो फिर इसको हम जीएसटी के लिए लायबल नहीं करेंगे। सप्लाई के डेफिनेशन से ही निकल जाएगा ये। एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए ना। चलिए सर, अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा ये दोनों में तो चैरिटेबल एक्टिविटीज का यूज हो रहा है, ये दोनों में वो भी नहीं यूज हो रहा, तो आप सबको चैरिटेबल मत समझ लीजिएगा। अब पढ़िए क्या कहता है 3, 4, 5 एंड 6 चारों पॉइंट पढ़िए, उसके बाद ब्रेक लीजिएगा। ब्रेक के बाद हम अभी 2-3 पेज और पढ़ेंगे, फिर इस क्लास को 2 पेज और पढ़ेंगे, फिर इस क्लास को बंद करेंगे। इस क्लास में हम लोग पेज नंबर 7 तक जाने का टारगेट रखेंगे, ठीक। तो अगली जो एंट्री चालू हो रही है अनइनकॉर्पोरेटेड और ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी पढ़ेंगे 2 पेज और, इसके बाद 2 पेज और पढ़ेंगे इस क्लास में। तो इस 3, 4, 5, 6 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट अब बचे हैं, इसके बाद ब्रेक ले लीजिएगा आप खुद ही। क्या कहता है, सर्विस बाय वे ऑफ अ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द आर्ट्स और कल्चर।
और स्पोर्ट्स बाय अ चैरिटेबल रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सर एक लाइन है, इसको आप एरो देके कनेक्ट कर दीजिए या लिख दीजिए ओनली रिलेटेड टू बी पॉइंट्स। सर दिस इज अ कंडीशन एप्लीकेबल ओनली फॉर बी पॉइंट्स। ये एक साथ में है, समझिए कि ये गलती से अलग हो गया। ये वाली लाइन स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, यानी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं, एग्जाम्शन कब मिलेगा? जब वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कौन दे रही हो? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो। बीसीसीआई को ये पॉइंट बाहर कर देता है क्योंकि बीसीसीआई के पास 12AA का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे समझिए कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अगर मेरी एंटिटी इनकम टैक्स के 12AA में चैरिटेबल बोल के रजिस्टर्ड है और वो एंटिटी ट्रेनिंग दे रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ही जीएसटी का एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक सर, ट्रेनिंग और कोचिंग मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं टैक्सेस की, वो इसमें फॉल नहीं करेगा बिकॉज दिस क्लासेस आर नॉट रिलेटेड टू एनी आर्ट्स और कल्चर। अब इसमें एग्जांपल क्या है? मान लो मैं आपको पेंटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्लासेस, हॉबी, डांस क्लासेस दे रहा हूं, डांस हो गया, किसी पेंटिंग से रिलेटेड कोई क्लासेस दे रहा हूं, मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं। अगर ये सब मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही है जिसमें मैं आपको मूर्ति बनाना सिखा रहा हूं, पेंटिंग बनाना सिखा रहा हूं, डांस सिखा रहा हूं, तो वो सब इस वर्ड में फॉल कर जाएगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय जीएसटी। जीएसटी के खुद के, जीएसटी डिपार्टमेंट के खुद के ये एक्सप्लेनेशन इशूड हैं कि अगर आप डांस से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर चला रहे हो तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा इस पॉइंट के अंदर। और प्लस ये वाली लाइन स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, लिख लीजिए दिस कंडीशन इज ओनली रिलेटेड टू बी पॉइंट्स। ये इस अगला पॉइंट आ गया, ये स्पोर्ट्स के बाद होना चाहिए था। यहां लिखिए, इस जगह पर खाली है, यहां पर लिखिए, जो जगह खाली है वहां लिखिए इट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट और कल्चर। में क्या आएगा? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर में ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा रहा। ऑल फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स मेकिंग, मूर्तियां बनाने का काम, थिएटर, स्पोर्ट्स तो नीचे है ही, एटसेट्रा। अब देख लीजिए एक बार मैं क्या लिख रहा हूं, जरूरत पड़े तो आप अपने हिसाब से जगह देख के लिख लीजिएगा। ट्रेनिंग रिलेटेड टू आर्ट्स गिवन बाय एन इंस्टीट्यूट नॉट रजिस्टर्ड इन सेक्शन 12AA। कोई बात नहीं सर, फिर भी एग्जम्प्ट कर दीजिएगा। ठीक, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग गिवन बाय इंस्टीट्यूट नॉट रजिस्टर्ड इन इनकम टैक्स। अगर है तो फिर आप इसे टैक्सेबल कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सर्विस तभी एग्जम्प्ट होगी जब ये चैरिटेबल एंटिटी जो 12AA में रजिस्टर्ड हो वो दे। तो ये चैरिटेबल एंटिटी से रिलेटेड पॉइंट है, इसीलिए मैंने साथ में डाला है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान रखना। हम ट्रेनिंग और कोचिंग, तो बोला सर आपकी कोचिंग भी एग्जम्प्ट हो जाएगी? नहीं, हमारी कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं है, ये हॉबी है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहाँ पर मेनली हॉबी को कहते हैं आप। ठीक, अच्छा, जब मैं स्पोर्ट्स कहता हूं तो हर स्पोर्ट्स की
बात हो रही है, हाँ, चाहे वो फुटबॉल की बात हो, चेस एकेडमी की बात हो, बैडमिंटन एकेडमी की बात हो, क्रिकेट की बात हो, ओनली क्रिकेट की बात हो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जितनी भी एकेडमी है, चाहे वो बैडमिंटन सिखा रहे हो, टेनिस सिखा रहे हो, स्विमिंग सिखा रहे हो, स्पोर्ट्स है, अब वो एंटिटी जो आपको ट्रेनिंग दे रही है वो इनकम टैक्स में चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोल के रजिस्टर्ड हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी ना करे वो इंस्टीट्यूट। क्योंकि देखो स्पोर्ट्स के एरिया में ट्रेनिंग जो होती है ना, उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, और जनरली वहां 25 लाख 30 लाख 50 लाख का डोनेशन भी चलता है, लाइन भी चलती है वहां पे कि आपके बच्चे का दाखिला अगले साल होगा, अभी 50 लाख 1-1 करोड़ तक का। सर 25-25 लाख रुपए का तो शायद डोनेशन लेती है बीसीसीआई बॉम्बे में, जिसमें बच्चे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे। वैसे हजारों बच्चे आते हैं बीसीसीआई के पास, उसमें से कुछ आगे जाएंगे, लेकिन 25 लाख 30 लाख रुपए का एडमिशन फी लेती है बीसीसीआई ट्रेनिंग देने का। कॉमर्शियल लेवल पे इन लोगों ने बिजनेस कर रखा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया तुम पहले अपना इनकम टैक्स में जाके रजिस्ट्रेशन को वैलिड करवाओ, और वहां लिमिट हो जाती है कॉमर्शियल एक्टिविटीज की, तो इनकम टैक्स वाले कॉमर्शियल एक्टिविटीज में रजिस्ट्रेशन देंगे ही नहीं। तो स्पोर्ट्स में जीएसटी के अंदर ये पॉइंट ऐड है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दिस पॉइंट इज नॉट रिलेटेड टू आर्ट और कल्चर, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ये ध्यान रखना है। डन, ये पॉइंट मैंने लिखा दिया, आप ये एग्जांपल लिख लो वीडियो रोक के, जहां पर आपको जरूरत लगे वीडियो रोक के लिखने का है वहां खुद ही लिख लीजिएगा, अगर मैं टाइम ना दूं तो। अब सर रिलीजियस यात्रा वाला पॉइंट अगला, सर अभी पिछले पेज पे पढ़े थे कि चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर रिलीजियस यात्रा नहीं आती है, लेकिन वो यात्रा एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कराए। एक तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कौन कराए? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, 2 लाख 3 लाख रुपए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, अब हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा चालू हो जाएगी, जीएसटी नहीं लगेगा। और कमिटी, हज कमिटी मेनली, इसको हम लोगों ने हज यात्रा के लिए रुपए दिए, जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर ध्यान रखना, रिलीजियस पिलग्रिमेज में 2 ही है जो नॉन जीएसटी है, एक कैलाश मानसरोवर यात्रा और दूसरा हज यात्रा। लिखना चाहो लिख लो एग्जाम के लिए। 5वां नंबर शायद मैं बता चुका हूं, कोई भी होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, यानी कैंप साइट मैंने बोला ना हरिद्वार में बहुत भीड़ आने वाली थी, हमने कैंप लगा दिया, तो ये 1000 रुपए वाला वैल्यू कैंप में भी बेनिफिट मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि वो एक होटल जो मतलब हार्डकोर एक बिल्डिंग होती है, होटल की जो आप स्ट्रक्चर वाली जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चर बिल्डिंग, परमानेंट बिल्डिंग, हम उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कैंप भी है इसके अंदर जो टेम्परेरी नेचर होते हैं। पर्पस क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस। और अगर 1000 रुपए पर डे और उससे कम का कमरा का किराया हो तो हम एग्जम्प्ट कर देंगे, 1000 रुपए हो तो भी एग्जम्प्ट कर देंगे, और 1100 हो तो सर फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। वैल्यू का मतलब आफ्टर डिस्काउंट या डिक्लेयर्ड टैरिफ, कमरे का किराया 1200 डिस्काउंट करके 900 लिया, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लिख लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई आफ्टर डिस्काउंट, नॉट अ डिक्लेयर्ड टैरिफ। रूम का किराया कितना? 1500, कितने में दोगे? 600 में, पूरा एग्जम्प्ट। होटल, इन, गेस्ट हाउस, कैंप साइट, और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। पिछले पेज पर जो 10,000 की लिमिट है, 1000 की लिमिट है, वहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। यहां अप टू 1000 एग्जम्प्ट है, और यहां पर 1000 होते ही टैक्सेबल हो जाएगा। यहां 1000 होते ही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहां पर एग्जैक्ट 1000 रुपीज पर डे का किराया हो तो एग्जम्प्ट होगा। बोला सर मेरे में होटल में 2 किराए चल रहे हैं, मेरे होटल में 2 रूम है, 2 तरह के रूम है। होटल में 30 रूम्स है मेरे, जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ 1600 रुपए है। प्राइस जो रिसीव्ड किया है हमने आफ्टर डिस्काउंट वो किया है 1200 रुपए। सर 25 कमरे हैं हमारे, 1200 रुपए वाले, हमने 900 रुपए पर डे लिया है, पर डे, ये पर डे चल रहा है सब। और हमारे पास ना सर 15 कमरे और हैं जो 600 रुपए वाले हैं, लिया हमने 500 है, तो ये एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट, ये वाला टैक्सेबल। तो टैक्सेबल वैल्यू
पर डे की कितनी निकलेगी, बाकी कितने दिन दिया वो देख लेना, 30 कमरे और इंटू 1200। ध्यान रखने का 30 कमरे हैं और पर डे 1200 रुपए लिया है। 1600 तो चार्ज था, डिक्लेयर टैरिफ लिया 1200 है, तो 1200 पे ही तो वैल्यू टैक्सेबल होगी। और अगर वैल्यू 1000 से कम आ जाए तो हम एग्जम्प्ट करेंगे, डिक्लेयर्ड टैरिफ नॉट रेलिवेंट, डिक्लेयर्ड टैरिफ नॉट रेलिवेंट। लिखिए इस एग्जांपल को, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। पूछता है एग्जाम में। फोकस करके पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। ये सब कैसे याद रहेगा, सब अपने आप याद होता जाएगा। बहुत आराम आराम से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। हर सर्विसेज के लिए एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे। एग्जाम्पल जितना देना होगा मैं दूंगा क्लास के साथ साथ। बाद में और भी एग्जाम्पल हैं ही हमारे पास, 60-65 एग्जाम्पल करेंगे तो याद हो ही जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। नहीं लिखे तो वीडियो रोक दिया कीजिए। सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हाउस फॉर रेसिडेंशियल यूज, बहुत सारी बात है इसके अंदर। 3 बातें। अगर आपने कॉमर्शियल जगह को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर दिया, एक कॉमर्शियल दुकान थी जिसको लोगों को रहने के लिए तुमने किराए पर दे दिया, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस का रेसिडेंशियल यूज, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा, रेसिडेंशियल एरिया का कॉमर्शियल यूज, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। घर भी रेसिडेंशियल होना चाहिए, पर्पस भी रेसिडेंशियल होना चाहिए। 2 कंडीशन है, 1 और 2। रेसिडेंशियल हाउस रेसिडेंशियल यूज के लिए किराए पर दोगे, जैसे आप और हम और आप पर किराए के मकान में रहते हैं तो एग्जम्प्ट है वो किराया, मकान मालिक पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो मेरी कोचिंग अगर किराए की जगह पर है तो वहां जीएसटी लग सकता है, क्योंकि वो कॉमर्शियल स्पेस है। तो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना है इसको आपको। ठीक, रेंट पर जीएसटी है। अगर आपको याद हो शेड्यूल 2, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 में रेंटिंग ऑफ इमोल्ड प्रॉपर्टी को हम लोग सर्विसेज बोलते हैं, जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन अगर वो रेंटिंग इमोल्ड प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो और रेसिडेंस पर्पस के लिए रेंटिंग की हो तो जीएसटी से एग्जम्प्ट है। सर 5 लाख रुपया पर मंथ का किराया आता है सर। फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस है सर, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, 7-8 कमरे हैं, ओपन स्पेस है सर। 5 लाख रुपया लोधी रोड में है सर, 5 लाख रुपया पर मंथ का रेंट है। लोधी रोड का मकान, 5 लाख रुपया पर मंथ का रेंट, जीएसटी तब भी नहीं लगेगा। ठीक है, पॉस एरिया है सर, बहुत पॉस एरिया। कोठी है सर, कोठी, मजा आ गया सर, एक बार जाइएगा तो निकलने का मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, जीएसटी फिर भी नहीं लगेगा। कॉमर्शियल स्पेस हो या पर्पस कॉमर्शियल हो, हम टैक्सेबल कर देंगे। एग्जम्पशन तो नहीं देंगे, टैक्सेबल डिपेंड करेगा 20 लाख पर। मान लो मेरा एक ही दुकान है मेरे पास जिसको मैंने रेंट पर दिया हुआ है 1000 रुपए, 1 लाख रुपया पर मंथ। एक ही दुकान है, जिंदगी भर में एक ही दुकान जितना कमाया, एक दुकान खरीदा और उसको रेंट पर लगा दिया 1 लाख रुपया पर मंथ। तो 1 लाख रुपया पर मंथ कितना हुआ, 12 लाख ही तो हुआ। 20 लाख से तो ऐसे ही नीचे हूं, तो मैं जब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हूं तो जीएसटी क्यों दूं। ठीक है, तो सर अगर मान लो मेरा कोई कॉमर्शियल स्पेस है जिसको मैंने रेंट पर दिया से 2 लाख रुपया पर मंथ, तो होगा 24 लाख। तो मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लूंगा और जीएसटी दूंगा भी। सर एग्जम्पशन नहीं मिला का मतलब टैक्स देना ही है। सर टैक्स ना देने के और भी तो रीजन है, 20 लाख का टर्नओवर, क्या बात करते हो, टैक्स फिर भी नहीं देंगे। लाख रुपया पर मंथ आपसे रेंट लूंगा, 12 लाख ही तो हुआ है, कॉमर्शियल स्पेस दूंगा आपको। ऐसे नहीं बोलना टैक्स देना पड़ेगा, बोलना एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। टैक्सेबल देने के लिए तो डिपेंड करेगा ना मैं रजिस्टर्ड हूं या नहीं हूं, टर्नओवर लिमिट क्रॉस किया नहीं किया। ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद हम लोग इस 2 पेज को डिस्कस करेंगे। ये वेब सीरीज आज वाली 1 घंटे से ज्यादा चलेगी, नहीं क्या, ये हमारी वेब सीरीज बोल के लॉन्च होगी यूट्यूब पे, रात के 10 बजे रोज 1 क्लास। ठीक है देखते हैं कितने बच्चे इस वेब सीरीज को पसंद करते हैं। एसएटीसी वेब सीरीज ऑन एग्जम्पशन चैप्टर। ठीक है, कोई आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना, मेंबरशिप फी नहीं देनी। ठीक, यूट्यूब चैनल पे आपको हमारी क्लासेस को एंजॉय करना है। हाँ, ये आज की जो सीरीज है 2nd डे थोड़ी सी लंबी हो जाएगी,
आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, चाय पानी खाना वाना खाइए, ब्रेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है अगला पॉइंट हम लोगों का? सर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत इजी पॉइंट्स हैं। मैंने क्या कहा कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल साथ साथ में ले रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आप इस पोर्शन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए आपको चीज दी गई। ये जितने भी क्लॉजेज हैं यहां पर सब आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। असली टेक्स्ट तो आपका इस 2 लाइन में खत्म हो गया, इस 2 लाइन में। और इस लाइन के अंदर एक वर्ड था चैरिटेबल एक्टिविटीज, जिसको समझाने के लिए हम लोग 4 पॉइंट पे गए, राइट। एक हेल्थ का पॉइंट था, एक एनवायरमेंट का पॉइंट था, एक एजुकेशन का पॉइंट था और एक स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का पॉइंट था। इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं तो पहला पेज आपका 25% ज्यादा से ज्यादा लेगा, शॉर्ट नोट्स आपका बन जाएगा पहले पेज का। दूसरे पेज में हमें सिर्फ इस पोर्शन पर जाना है। इस पोर्शन पे भी इंस की जरूरत नहीं है, ये तो सेक्शन एक लाइन में आ जाएगा। हमें मेन फोकस इस पे करना है कि यहां पर ये अमाउंट टच या क्रॉस करते ही आपको टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखें तो हाफ पेज में 2 पेज का आपका समरी बन गया। नोट का काम नहीं, ये चीज मैं इतनी दूर समझा रहा हूं, आप इसको एक लाइन में समझा दीजिए, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स और एग्जाम्ट है, ट्रेनिंग, कोचिंग, आप इसको एक लाइन में समझा दीजिए, क्या दिक्कत है? सर ऐसे करके आप अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत कम जगह लेगा आपका और बनते चला जाएगा। मतलब कंटेंट आप 40 पेजेस को मत देख के डरिए, एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर बहुत सारे। सर अब जैसे यहां पर है, हम लोग जनरली क्या बात करते हैं, एक क्लब या अनऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी हमारे और आपसे बना हुआ एक ग्रुप। जैसे हम 10-50 लोग मिलके ग्रुप बना ले जो अनइनकॉर्पोरेटेड है और आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और एक फैसिलिटी लेते हैं, सर्विस आपस में लेने की, देने की एक दूसरे को कोशिश करते हैं और फिर बाद में जो सरप्लस बचता है वो बांट देते हैं। लेकिन आपको अगर याद हो सप्लाई चैप्टर, मैं आपको सप्लाई चैप्टर में लेके जाता हूं बिजनेस के डेफिनेशन में। सप्लाई चैप्टर आपके सामने नोट्स हैं और बिजनेस के डेफिनेशन में लेके जा रहा हूं सप्लाई चैप्टर में। यहां पर हमने क्लब की बात की है कि अगर क्लब अपने मेंबर को सर्विसेज दे तो हम इसे बिजनेस के कोर्स में मानेंगे और जीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे। सर जीएसटी क्यों लगा रहे हो, हम तो क्लब्स हैं और हम कोई प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना काम कर रहे हैं, हम तो अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन फी इकट्ठा करते हैं और एक बार्गेन करते हैं ग्रुप लेवल पे हम लोग एक्टिविटी को और आपस में शेयर कर लेते हैं, तो हमसे क्यों पैसा ले रहे हो सर? लेकिन नहीं, आपको हमने बिजनेस के डेफिनेशन में रखा। सर बिजनेस में के डेफिनेशन में रखा तो एग्जम्पशन देनी तो पड़ेगी ना इसे। सर ध्यान रखिएगा पेज नंबर 4.6 बिजनेस के डेफिनेशन में क्लब अगर अपने मेंबर को सर्विस देता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। अब बिजनेस है, जीएसटी लगेगा, हमें एग्जम्पशन तो देनी पड़ेगी। तो फिर कहता है कि आप अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहे हो और उनसे पैसा ले रहे हो। पैसा किस वे में ले रहे हो? रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या तो ये ट्रेड यूनियन, ये एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, 2 लाख रुपया का खर्चा कर दिया, अब अपने मेंबर से पैसा रिम्बर्समेंट में ले रही है, या फिर मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया और साथ में मिलके हमने खर्चा कर दिया, या ऐसे समझो मेंबर के ऊपर ही खर्चा कर दिया। मेंबर ने पैसा इकट्ठा किया बॉडी के पास और बॉडी ने मेंबर को ही सर्विस पर खर्चा कर दिया, पैसे के एडजस्टमेंट, और उसको सर्विस देने के लिए हमने कुछ सर्विस बाहर से ली। तो गवर्नमेंट कहती है देखो बिजनेस तो मान लिया था, अब हमारा है कि अब हम तुमसे नहीं जीएसटी लेना चाहते। किससे? ट्रेड यूनियन है तो हम जीएसटी नहीं लेंगे। अंडरलाइन कीजिए, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, यानी एनजीओ टाइप की एंटिटी है, लेकिन आई एम नॉट रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल एसोसिएशन और अ रिलीजियस एंटिटी। नहीं तो मैं पिछले पेज में जाने की कोशिश करता। आई एम अ क्लब और एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज, बॉडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे समझिए। तो सर क्या आप ट्रेड यूनियन है? हाँ सर मैं ट्रेड यूनियन हूं, जीएसटी नहीं लगेगा। सर आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उससे आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो अपने आप में एग्जम्प्ट है, फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज। सर क्लब में 50 लोगों ने पैसे इकट्ठे किए 1 लाख रुपए, उसके बाद एम्बुलेंस, एक जो होता है ना एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल होता है, वो आता है, सबके बीपी वगैरह चेक कर देगा, डॉक्टर्स भी आएंगे, टीम आएगी, थोड़ा दवाई ववाई दे देगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्लान क्लब ने अरेंज कराया अपने मेंबर के लिए। क्लब ने अपने मेंबर लोगों से पैसा लेके मेंबर के लिए हेल्थ फैसिलिटीज दे दी। सर हेल्थ फैसिलिटीज आगे जाके खुद अपने आप में एग्जम्प्ट है,
तो यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट ऑफ एनी एक्टिविटी विच इज अगेन एग्जाम्प्ट। तो क्लब अपने मेंबर से पैसा लेके उन्हें हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, अंडरलाइन करके लिखिए हेल्थ रिलेटेड सर्विस एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी हो सकते हैं। सर क्लब ने मेंबर से पैसा लिया, अब उस पैसे से हम क्लब यानी जो क्लब एंटिटी है वो अपने मेंबर को सर्विसेज दे रही है। यानी ऐसा हुआ कि संडे सबका फुल बॉडी चेकअप होगा, तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो 10,000 रुपए लगेंगे, हमने हॉस्पिटल वालों से बुलवा के उसकी टीम ही यहाँ बुलवा ली है, तुम सबको 1,000 रुपए देने हैं। तो हमने तुम लोगों से 1,000 रुपए लिए, एक मोबाइल हॉस्पिटल मंगवाया, सबके सारी चेकअप वेकअप फुल बॉडी चेकअप होके शाम में रिपोर्ट भी दे दी। जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि हेल्थ सर्विस ऐसे एग्जाम्प्ट है। ये तो दोनों हो गई ज्ञान की बात। अब इंपॉर्टेंट है ये जो एग्जाम में 3-4 मार्क्स आपको दे सकता है। सर हाउसिंग सोसाइटी, रेसिडेंशियल सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम और आप रहते हैं, पहले हम और आप किराए के मकान में रहते थे, अभी पिछले पेज पे हम और आप किराए के मकान में थे, रेसिडेंशियल हाउस और किराए का मकान एग्जाम्प्ट। अब थोड़ा हमारे दोनों की स्थिति ठीक हो गई है, पैसा वैसा कमाने लग गए, सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया है। सर सोसाइटी में फ्लैट जब खरीदते हैं तो थोड़ा महंगा भी मिलता है, और हम रहना भी क्यों चाहते हैं, क्योंकि वहां फैसिलिटीज मिलती हैं। सर कॉमन पार्क का एरिया होता है, कॉमन जो शेयरिंग कॉमन जो वॉक वाला एरिया होता है, वहां पे लाइट की व्यवस्था होती है, कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स की व्यवस्था होती है, स्विमिंग पूल की व्यवस्था होती है, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, पावर बैकअप, इन सब की व्यवस्था होती है, लिफ्ट की सर्विसेज होती है। और सोसाइटी में जो काम करने वाले कोई भी आप स्टाफ होम में मेड वगैरह ढूंढ रहे हो, ड्राइवर ढूंढ रहे हो, तो जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर। आप किसी सेक्टर वगैरह में रहते हो, सोसाइटी में फैसिलिटीज जल्दी मिलती है, हर कोई रहना चाहता है। बट सर सोसाइटी में आप जब रहते हो तो आपको पता है सोसाइटी के मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम तो पहले तुम्हें बिजनेस मान चुके हैं, हम तो बिजनेस के डेफिनेशन में पहले बिजनेस मान चुके हैं। तो सोसाइटी वालों ने बोला यार ये तो गलत बात है, हम मेंबर्स, फ्लैट ओनर्स जो है मेंबर्स हमारे, उनसे हम पैसा इकट्ठा करते हैं, गार्ड रखते हैं, जनरेटर खरीद के पावर बैकअप देते हैं, सीसीटीवी कैमरे की अरेंजमेंट करवा रखी है। सर हम कोई प्रॉफिट थोड़ी ना कमा रहे हैं, हमने मेंबर से पैसा लेके मेंबर को ही सर्विस दी। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ऐसा करो, 7,500 रुपीज पर मंथ पर फ्लैट। ध्यान रखिएगा आपकी अगर सोसाइटी में 2 फ्लैट है तो 15,000 रुपए, तो 7,500 रुपए पर मंथ पर फ्लैट तक अगर आप कंट्रीब्यूशन अपने मेंबर से ले रहे हैं तो हम उसे एग्जम्प्ट कर देंगे। अच्छा इस कंट्रीब्यूशन में 1-2 चीजें नहीं आएंगी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल। सर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, आपका मीटर लगा हुआ है, हमने आपसे पैसे लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे दिया, हम तो जस्ट एक मिडिल मैन है, पैसा आपसे लेंगे ऊपर पहुंचाएंगे, कोई प्रॉपर्टी टैक्स है इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो एक्चुअल बेसिस पे आ रहा है, उन सबको हम 7,500 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। तो बोला अब सोसाइटी में मान लो 2 टावर है, एक टावर में कम सुविधाएं हैं और दूसरे टावर में ज्यादा सुविधाएं। फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में जिस टावर में हम रहते हैं वहां का हमारा मेंटेनेंस जो जाता है मंथली का, वो जाता है 3,500 और 4,000 रुपए। हमारी सोसाइटी के अंदर एक सेंट्रल टावर है जिसमें हेलीपैड भी बना हुआ है, राइट, हेलीपैड भी बना हुआ है, और उसमें 5-5 करोड़ के फ्लैट भी हैं, उनका अपना स्विमिंग पूल भी है, उनके अपने वेरी फास्ट सर्विसेज वाले उनकी अलग ही टीम है वो सोसाइटी के अंदर ही। लेकिन सोसाइटी के अंदर वो एक तरह से वो एक अंबानी वाली फीलिंग ले रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ही है वो टावर, लेकिन वो अंबानी वाली फीलिंग ले रहा है। हमारे फ्लोर में 8 फ्लैट है, उनके फ्लोर में 2 ही फ्लैट है, स्विमिंग पूल है, अपना अपना हेलीपैड बना हुआ है। तो सर हमारी सोसाइटी में जो हमारा फ्लैट है उसका मेंटेनेंस चार्ज हम देते हैं से 4,000 रुपए एग्जम्प्ट, अब वो देते हैं 18,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज सिर्फ देते हैं, जिसमें उनको ये सब सुविधाएं स्पेशल मिलती हैं। तो सर 18,000 रुपए। अच्छा गुड़गांव की कुछ सोसाइटी के बारे में मैंने सुना है, सोसाइटी का रेंट तो छोड़िए, आप मकान रेंट पे ले लीजिए उसमें या खरीद लीजिए, लेकिन सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज है 15-16,000 रुपए। ऐसी सोसाइटी है जिसमें मेंटेनेंस चार्ज बोल के 15-16,000 ले रही हैं। तो गवर्नमेंट बोलते हैं अगर देखो 7,500 और उससे कम वाला टावर फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज है तो हम उसको एग्जम्प्ट करते जाएंगे, और अगर तुम्हारी सोसाइटी में कुछ अच्छे टावर्स हैं जिसकी आप मेंटेनेंस चार्ज 8,000, 9,000, 10,000 ले रहे हो तो हम पूरे टैक्स करते जाएंगे, लिमिट से क्रॉस करते पूरा टैक्स करेंगे। बोला नहीं सर डिफरेंस करते हैं। सर डिफरेंस 1 साल 1.5 साल पहले करते थे, अभी पिछले 1 साल से जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन और सर्कुलर इशू किया उसके हिसाब से
7,500 रुपए से जैसे ही मेंटेनेंस चार्ज क्रॉस करेगा पूरा अमाउंट टैक्स करेंगे। लिखना चाहो बगल में लिख लो। अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹7,500 per month per member for sourcing of goods or services from a third person for common use of the members। सर हम सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस लेते हैं, वो भी तो वही होता है, मेंबर से पैसा लेते हैं और एक एजेंसी को फोन करते हैं, वो गार्ड भेज देता है, गार्डनर भेज देता है। फिर एक सीसीटीवी कैमरे वाले को हम लोग फोन करते हैं तो वो सीसीटीवी कैमरे की अरेंजमेंट करके दे देता है, पूरा साल का मेंटेनेंस चार्ज लेता है। सर ये सब पैसा 7,500 रुपए तक एग्जम्प्ट है। बोला सर सोसाइटी में 9,000 रुपए पर फ्लैट पर मेंबर है, वो पूरा 9,000 टैक्स कर देना है, जैसे अमाउंट क्रॉस करेगा फुल अमाउंट टैक्सेबल। सर पक्का ना, माइनस तो नहीं करना, एकदम नहीं करना सर, पिछले 1 साल से हम लोग यही पढ़ा रहे हैं, फुल अमाउंट टैक्स करेंगे। कहता है इस 7,500 में स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं लेना, स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी प्रॉपर्टी टैक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, हमारी जनरेटर का बिल नहीं है। हमने आपके फ्लैट के मीटर अलग ले रखे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बिल आता है, वो हम पैसा आपसे लेते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं। बिजली बिल हमने आपसे लिया, गवर्नमेंट को दिया, उसको आप 7,500 में काउंट मत करना, वो वैल्यू ऑफ सर्विस में काउंट भी नहीं होता। ये सर थर्ड पार्टी पेमेंट है, पेमेंट एज एन एजेंट, अंडरलाइन पेमेंट एज अ प्योर एजेंट, लिख लीजिए अंडरलाइन करके, पेमेंट एज अ प्योर एजेंट। बिल आएगा, हम आपसे पैसा लेंगे, देंगे, इसमें गार्ड वार्ड का पैसा थोड़ी ना है। प्रॉपर्टी टैक्स, आपके फ्लैट का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आएगा, आप डायरेक्ट जमा कर दो या सोसाइटी के थ्रू जमा करो, ये सोसाइटी के 7,500 की लिमिट में नहीं आएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। सर उसके अलावा इतने से मन नहीं भरा, इसमें तो ट्रेड यूनियन आया, एग्जम्प्टेड सर्विस आई। अब सर जो ट्रेड यूनियन नहीं है और फिर भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं और उन्होंने अपने मेंबर से पैसा वैसा लिया है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है एक और एंट्री देते हैं आपको, हम एक और एंट्री ऐसी देते हैं, इसमें 1,000 रुपए पर मेंबर पर ईयर तक की मेंबरशिप, आप एनुअल मेंबरशिप अंडरलाइन करके रखिए इसको यहाँ पे, पर ईयर। अभी ना होटल में पर डे चल रहा था और उधर एक शॉप पे पर मंथ था, ऊपर 7,500 पर मंथ है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ये 1,000 रुपए पर मेंबर पर ईयर वाली सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये एक ऐसे ही कोई एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन जो आपके डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है, आपके वेलफेयर के लिए बना हुआ है, और वो एक एनुअल चार्ज लेता है मेंबरशिप का 800-900 रुपए, एग्जम्प्ट करते चले जाना, 1,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। बोला सर ये ट्रेड यूनियन हो तो ऊपर चले जाना, ऊपर में कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, इस दोनों में कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी पे 7,500 तक की लिमिट है। सर ये ट्रेड यूनियन नहीं है, ये वेलफेयर के लिए बनी हुई है, लेबर वेलफेयर के लिए, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए सोसाइटी, और इट इज नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो पिछले पेज पे जाए। या फिर ये एक ऐसी सोसाइटी है, ये एक ऐसी बॉडी है, एसोसिएशन है जो किसके लिए बनी हुई है, यहां पर अंडरलाइन कीजिए वेलफेयर और यहां अंडरलाइन कीजिए लेबर और फार्मर, वेलफेयर ऑफ लेबर और फार्मर्स, यहां पे प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सारे बॉडीज एसोसिएशन आ गए, सारे ऑलमोस्ट सारे आ गए। क्या आप एक एनजीओ हैं, एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बॉडीज हैं, इन सब के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, लेते रहिए मेंबरशिप फी 1,000 रुपए पर मेंबर पर ईयर तक, हम आप पर जीएसटी नहीं लगा रहे। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, एक मेंबरशिप 2,000 वाली होती है, एक 800 वाली होती है, एक 1,200 वाली होती है, तो 2,500 वाली टैक्स कर देंगे, 1,200 वाली टैक्स कर देंगे, 800 वाली को एग्जम्प्ट कर देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। सर एक तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद ना जहां जहां लिमिट्स हैं उस पर काम कीजिएगा। देखिए ना कितनी सारी लिमिट आ गई। अब यहाँ 1,000 रुपए पर मेंबर, ऊपर 7,500 रुपए पर पर्सन पर फ्लैट ओनर, उसके पीछे 1,000 रुपए होटल रूम का, उसके पीछे आप है ना रिलीजियस प्लेस के घरों को किराए पर दे रहे थे। तो सर जैसे अब यहाँ पर किराए पे कोई अमाउंट नहीं है, ये मैंने क्या बोला था, 5 लाख रुपए पर मंथ की कोठी किराए पर चढ़ा रखी है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, पूरा एग्जम्प्ट कर देना। यहाँ अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, होटल में अमाउंट की लिमिट थी, इसके पीछे आप मंडप और विवाह भवन आप किराए पर दे रहे थे, वहां अमाउंट की लिमिट थी। यहाँ कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, चाहो तो जाके 6 नंबर पे लिख दो, मॉनेटरी, देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट्स, पर मंथ की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अब लोगों को कंफ्यूजन थी, ये 7,500 वाले पे ना कंफ्यूजन हो गई लोगों को कि सर 9,000 हो तो किस पे टैक्स करेंगे, 9 या 7.5 पे, मेरे 2 फ्लैट है तो क्या करेंगे। और सर अगर किसी सोसाइटी में 8,000 रुपए पर मंथ का सर्विस चार्ज है लेकिन टोटल 20 लाख और उससे कम ही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैं तुमसे लाख रुपए पर मंथ रेंट लूंगा कॉमर्शियल स्पेस का, फिर भी जीएसटी नहीं दूंगा क्योंकि 12 लाख ही तो हो रहा है।
अगर मेरी एक दुकान है और उस दुकान को मैंने कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे दिया है 1 लाख रुपए पर मंथ, 12 लाख 20 लाख और उससे कम है, मैं रजिस्ट्रेशन क्यों लूं, जीएसटी क्यों पे करूं। तो वैसे ही एक सोसाइटी बोलती है कि चलो मैं लेता हूं 9,000 रुपए पर फ्लैट पर पर्सन, लेकिन एग्रीगेट मेरा 20 लाख और उससे कम है, मैं क्यों जीएसटी दूं। क्या वो सही है? सही है, सही है। 20 लाख के अंदर हम कितना भी ले सकते हैं। अच्छा, तो सर फाइनल आंसर क्या होगा? सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, या सोसाइटी रजिस्टर्ड हो और पर फ्लैट पर पर्सन 7,500 से ऊपर का अमाउंट हो, तो पूरे अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने इस पर सर्कुलर इशू किया। ये सर्कुलर भी पिछले अटेम्प्ट के लिए, देखिए ना कब का है, 22 जुलाई 2019 का ये सर्कुलर है। जो एग्जाम अटेम्प्ट कैंसिल हुआ मई और जून वाला, उसके लिए फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो रहा था। अब एग्जाम ही नहीं हुआ तो क्या किया जाए। तो ये इस अटेम्प्ट, आने वाले अटेम्प्ट नवंबर दिसंबर और अगले साल के अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और सर हमें रीडिंग रखनी है, कंटेंट तो यही खत्म हो गया हाफ पेज में। अब देखिए 2 पेज का ये नोट्स है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। सर्कुलर ना पढ़ाऊं तो आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तो सर्कुलर है, सर ने नहीं पढ़ाया। और जब आप इसका समरी नोट्स बनाइएगा तो 25%, मतलब एक पेज का चौथाई हिस्से में बन जाएगा। पेज नंबर 6 और 7 पे तो सर्कुलर एग्जाम्पल दे रखा, उसकी जरूरत है नहीं, वो यहां फिट हो गया कि 9,000 रुपए पर पर्सन पर मेंबर लूंगा तो 9,000 पूरा टैक्सेबल। आपके 2 फ्लैट हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं, 12,000, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एग्जाम्प्ट। सोसाइटी में 8,000 रुपए पर मंथ का किराया चार्ज है, लेकिन ओवरऑल 20 लाख और उसके अंदर है, कोई बात नहीं, नो जीएसटी। मन में फिट हो चुका है, अब इसको क्या पढ़ना। तो फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं इसका तो 25% एरिया में 2 पेज कवर हो जाएगा। ऐसे करके आप देखिएगा तो आपका शॉर्ट नोट्स एग्जाम्पशन चैप्टर का 4 या 6 पेज से ज्यादा का नहीं बनेगा अंत तक में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूं शॉर्ट नोट्स की साथ में। चलिए सर, ये सर्कुलर खत्म करके इस क्लास को यहीं पे खत्म करें। कहता है मेंटेनेंस चार्ज पर कोई एग्जम्पशन है क्या सोसाइटी के केस में, है ना। 7,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर, अंडरलाइन पर मंथ पर मेंबर तक का अगर आप रिम्बर्समेंट या कंट्रीब्यूशन लेते हैं अपने मेंबर्स से और उनको कॉमन यूज फैसिलिटीज देते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल की बात नहीं हो रही, हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। हम किसी कॉमर्शियल दुकान की, मॉल की बात नहीं कर रहे, मॉल में एग्जम्पशन नहीं है, सोसाइटी हाउसिंग पर्पस वाली होनी चाहिए। सर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और उससे कम है, क्या अभी भी मुझे जीएसटी देना होगा? नहीं देना होगा, इवन इफ मेंटेनेंस चार्ज एक्सीड्स 7,500। सर क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? अगर तुम जीएसटी पे करते हो तो तुम्हें आईटीसी मिलेगा। आईटीसी लेने के लिए तुम्हारी सर्विस टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर तुम सोसाइटी में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, तुम्हारे सारे सोसाइटी के फ्लैट के चार्जेस 9,000 10,000 रुपए पर मंथ है मेंटेनेंस चार्ज, तो वहां पर आप लो। बोला सर 2 तरह के टावर है, एक में 6,000 है और एक में 10,000 है। तो 10,000 रुपए वाला पर मंथ, अब देख लो कितना फ्लैट है। जिस टावर में 10,000 रुपए मंथली चार्ज है उसमें देख लो कितने फ्लैट्स हैं। 10,000 इंटू नंबर 12, 12 महीने, और इंटू नंबर ऑफ फ्लैट्स करके वो वैल्यू निकाल लो। लेकिन फिर सर वो आपने पढ़ा ना आईटीसी चैप्टर में, अगर आप एग्जम्प्टेड भी देंगे टैक्सेबल भी देंगे तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगी रूल नंबर 42 के थ्रू, तो वो ले लेना। आईटीसी मिलेगी अगर जीएसटी दोगे तो, और एग्जम्प्टेड भी है टैक्सेबल भी है तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लेना। तो इस बॉक्स में लिख लो, अगर दोनों तरह के टावर है आपके पास, एक में 6,000 एक में 8,000, तो 8,000 वाला टैक्सेबल तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। ITC अवेलेबल आइदर फुल और प्रोपोर्शनेट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई। बोला सर मेरे पास 2 फ्लैट हैं और दोनों के 6,000 देता हूं, 12,000, टोटल 7,500 से अधिक है। सर पर फ्लैट पर मेंबर का कॉन्सेप्ट है, यानी आप 15,000 रुपए तक दोनों फ्लैट मिला के दे सकते हैं। बोला सर ऐसे दे दे 9,000 प्लस 6,000, नहीं, 9 एक फ्लैट का और 6 एक फ्लैट का देंगे तो इधर नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कीजिए 2-3 मार्क्स के लिए। ये आपको हो सकता है कहीं पढ़ने ना मिले, ये इसी सर्कुलर का हिस्सा है, गूगल करके देख लीजिएगा। मैं आपको ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है, ये सर्कुलर नंबर गूगल करिएगा, प्रॉपर गवर्नमेंट का सर्कुलर आएगा। मैंने ये अपनी तरफ से नहीं चिपकाया हुआ है, कुछ बुक्स में ये वाला पॉइंट नहीं है। अगर मान लीजिए इस पूरे सर्कुलर में ये वाला पॉइंट्स नहीं किसी ने प्रिंट किया तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ये गलत है।
आज से 1 साल पहले तक, 2 बैच पहले तक मैं खुद बच्चों को पढ़ाता था कि सोसाइटी के केस में अगर 10,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज हो तो 7,500 माइनस करके 2,500 को टैक्स करना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल के साथ सर्कुलर इशू किया हुआ पिछले 1 साल से कि बेटा 7,500 से क्रॉस किया तो पूरा अमाउंट टैक्स करेंगे, जैसे तुमने पीछे होटल में किया और उसके पीछे मंडप और रिलीजियस प्लेस की दुकान पर किया। ये ध्यान रखना है। ठीक, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स, यानी हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, पहले पैसेंजर्स की और उसके बाद गुड्स की। और जब सर पैसेंजर की बात करेंगे तो आपने एक पढ़ा हुआ है रिवर्स चार्ज में रेंटिंग ऑफ मोटर कैब। तो रेंटिंग ऑफ मोटर कैब में तो आप कैब या बस को किराए पर दे देते थे। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में तो हम वो लेंगे 10, 20, 50, 100 रुपए। आपको हम यहां से आगरा ले जाएं, यहां से जयपुर ले जाएं, आपने कंडक्टेड टूर करवाना है, बस को आपने हायर कर लिया है किराए पर, फैमिली ट्रिप पे निकल गए, हम उन सब की बात करेंगे पैसेंजर में। बट हाँ, आप अगला क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जाके नोट्स रिवाइज कर लीजिए। एक तो जीटीए रिवर्स चार्ज वाला, जीटीए का रिवर्स चार्ज वाला रिवाइज कर लीजिए, और एक रेंटिंग ऑफ मोटर कैब। हालांकि रेंटिंग ऑफ मोटर कैब की जरूरत यहां पर है नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है रेंटिंग ऑफ मोटर कैब का इस कॉन्सेप्ट से। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, टिकट वाला पैसेंजर का कॉन्सेप्ट है। एयर टिकट, रेलवे टिकट, बस टिकट या चार्टर्ड बस, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, विद इन द टाउन वाली बस दूसरी सिटी में जा रही है, इंटरस्टेट बस जा रही है, उन सब का डिस्कशन यहाँ पे है। ठीक, फिर भी चलो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी बात अगली क्लास में करेंगे, चाहे पैसेंजर हो या गुड्स हो। अगली क्लास और इंटरेस्टिंग होगी और बोरिंग तो होगी ही नहीं। आपको मैं कभी बोर फील होने दूंगा ही नहीं सर जीएसटी में, पूरे जीएसटी लेक्चर में। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके, राजा या रंग हो जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। नियम कैसा है पटना? पड़ोसी का मुर्गी चुरा के बेच दिए, जो किराया निकला। आगे दस्तूर में जितने मतभेद हैं, उनको जड़ से मिटा सके, राजा या रंग हो जब इसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। पटुआ में का खाली है सर। खाली है तो रखा का है? आधा जा रहा है।